दोस्तों, आज हम जिस किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो हिंदी पट्टी, हिंदी बेल्ट के लाखों युवाओं का वो सच है जिसे वो हर रोज जीते हैं। नीलोत्पल मृणाल की लिखी डार्क हॉर्स उन सपनों, संघर्षों और टूटती उम्मीदों का दस्तावेज है जो आईएएस बनने की चाह में दिल्ली की गलियों में भटकते रहते हैं। ये कहानी सिर्फ किताबों और सिलेबस की नहीं है, ये कहानी है उस प्रेशर की, उस दबाव की जो एक पिता की उम्मीदों और एक बेटे के कंधों पर लदे बस्ते के बीच पिसता है। कहानी का आगाज होता है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां विनायक बाबू अपने बेटे संतोष को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं। विनायक बाबू एक साधारण स्कूल टीचर है, लेकिन उनकी आंखों में सपना बहुत बड़ा है, कलेक्टर बनने का सपना। उन्हें लगता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनकर तो सिर्फ करियर बनता है, लेकिन अगर 7 पुश्तें सुधारनी है तो बेटा आईएएस ही बनना चाहिए। और इसी भारी भरकम एक्सपेक्टेशन के साथ संतोष को विदा किया जाता है। माँ उसके बैग में लिट्टी, ठेकुआ और घर का प्यार भर देती है और पिता उसे स्टेशन छोड़ते हुए कहते हैं, बेटा, पैसे की चिंता मत करना, बस मन लगाकर पढ़ना, पूरा समाज तुम्हारी तरफ देख रहा है। ट्रेन की उस सीट पर बैठते ही संतोष अब सिर्फ एक लड़का नहीं रह जाता, वो एक उम्मीद बन जाता है, एक चलता फिरता इन्वेस्टमेंट बन जाता है जिस पर पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगा है। जब संतोष दिल्ली पहुंचता है तो उसका सामना सबसे पहले इस महान घर के कोल्ड एटीट्यूड से होता है। मेट्रो स्टेशन की भीड़, टोकन की मारामारी और लोगों का रूखा व्यवहार उसे पहले ही दिन ये एहसास दिला देता है कि यहां गांव जैसा अपनापन नहीं मिलेगा। खैर, धक्के खाते हुए वो मुखर्जी नगर पहुंचता है, सिविल सेवा की तैयारी करने वालों का मक्का। यहां की फिजा ही अलग है। दीवारों पर लगी सफल छात्रों की फोटो, हर चाय की टपरी पर होती देश दुनिया की बातें और कोचिंग के बड़े बड़े होर्डिंग्स उसे एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। यहां पहुंचकर वो अपने एक परिचित को फोन करता है, जिनका नाम है कृपाशंकर राय, जिन्हें यहां सब इज्जत से राय साहब कहते हैं। राय साहब इस कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे त्रासदीपूर्ण ट्रैजिक पात्र है। वो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, बाल वक्त से पहले सफेद हो चुके हैं और वो हमेशा एक गंभीर दार्शनिक मुद्रा में रहते हैं। उनका कमरा नेहरू विहार में है, जहां एक अजीब सी सीलन की महक है। चारों तरफ किताबों का पहाड़ है, दीवारों पर नक्शे हैं और हर जगह पतंजलि के प्रोडक्ट्स बिखरे पड़े हैं। राय साहब एक सीनियर प्लेयर। जब संतोष उनसे मिलता है तो राय साहब उसे ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे वो कोई गुरु हो। वो उसे समझाते हैं कि यहां कैसे रहना है, कैसे खुद को एक सीरियस स्टूडेंट बनाना है। संतोष को लगता है कि उसे सही मेंटर मिल गया है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि राय साहब खुद उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। रहने का इंतजाम करने के दौरान संतोष की मुलाकात कहानी के बाकी किरदारों से होती है। एक है मनोहर, जो बिहार का ही है लेकिन खुद को मॉडर्न दिखाने की पूरी कोशिश करता है। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है, फैशन करता है और हमेशा टिपटॉप रहता है। दूसरा है गुरुराज सिन्हा उर्फ गुरु। गुरु झारखंड का है और एक पक्का इंटेलेक्चुअल है। वामपंथी विचारधारा, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित, हर बात पर सरकार और सिस्टम को कोसने वाला और हमेशा गुस्से में रहने वाला। इन दोस्तों की मदद से संतोष को वजीराबाद में कमरा तो मिल जाता है, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होता है। कमरा मिलने की खुशी में जब पार्टी की बात आती है तो संतोष को एक बड़ा कल्चर शॉक लगता है। संतोष एक शुद्ध शाकाहारी और सीधा साधा लड़का है, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई, दिल्ली में पार्टी का मतलब दारू और मुर्गा, चिकन होता है। न चाहते हुए भी दोस्ती निभाने के नाम पर और उस माहौल में फिट होने के लिए संतोष उनके लिए शराब और चिकन का इंतजाम करता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो लड़का जिसने कभी अंडा तक नहीं खाया था, आज वो अपने दोस्तों के लिए ये सब खरीद रहा था। पार्टी में शराब के नशे में जब राय साहब और बाकी लोग ज्ञान की गंगा बहाते हैं तो वो कहते हैं
कि शराब पीना चरित्र खराब होना नहीं है, बल्कि ये तो मूड फ्रेश करने का तरीका है। संतोष चुपचाप ये सब देखता है और महसूस करता है कि उसके गांव के संस्कारों और इस शहर की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। अगले दिन से शुरू होता है असली खेल, कोचिंग और किताबों का मायाजाल। राय साहब उसे किताबों की दुकान पर ले जाते हैं और एक लंबी लिस्ट थमा देते हैं। संतोष, जो अभी नयान्या है, वो बिना सोचे समझे राय साहब के अनुभव पर भरोसा करके हजारों रुपए की किताबें खरीद लेता है। उसे ये भी नहीं पता कि इनमें से कौन सी किताब उसके काम की है। फिर बारी आती है कोचिंग चुनने की। मुखर्जी नगर में कोचिंग एक बिजनेस है। संतोष भटकते भटकते एक ऐसी कोचिंग में पहुंचता है जहां रिसेप्शन पर बैठी मनमोहिनी नाम की लड़की उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है। उसकी खूबसूरती और मार्केटिंग से प्रभावित होकर संतोष वो विषय, सब्जेक्ट चुन लेता है जिसका उसे ABC भी नहीं पता, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र। उसे लगता है कि वो सही गाइडेंस ले रहा है, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक कस्टमर है जिसे कोचिंग वालों ने फंसा लिया है। कहानी में हंसी का तड़का तब लगता है जब मनोहर के चाचा गांव से अचानक दिल्ली आ धमकते हैं। मनोहर ने घर पर झूठ बोल रखा था कि वो यहां बहुत गंभीर पढ़ाई कर रहा है, जबकि हकीकत में वो मस्ती ज्यादा और पढ़ाई कम करता था। चाचा के आते ही मनोहर की हवा टाइट हो जाती है। वो रातों रात अपने कमरे का पूरा हुलिया बदल देता है। हीरोइनों के पोस्टर हटाकर महापुरुषों की फोटो लगा देता है, शराब की बोतलें छिपा देता है और द हिंदू अखबार, जिसे वो कभी नहीं पढ़ता, मंगवाकर पढ़ने का नाटक करता है। चाचा जी, जो एक ठेठ देसी आदमी है, मनोहर की ये अंग्रेजी अखबार वाली नौटंकी देखकर बड़े खुश होते हैं। मनोहर उन्हें दिल्ली दर्शन कराता है, लेकिन अंत में चाचा जी की पारखी नजरों से वो बच नहीं पाता। जब वे उसे सिगरेट पीते हुए पकड़ लेते हैं तो मनोहर की सारी पोल खुल जाती है, लेकिन चाचा जी उसे माफ कर देते हैं और सुधरने की हिदायत देकर चले जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, हम संतोष के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। वो भोला भाला संतोष अब मुखर्जी नगर के रंग में रंगने लगता है। वो अपनी मूंछें मुंडवा लेता है, स्टाइलिश कपड़े पहनने लगता है और लड़कियों से बात करने की झिझक भी छोड़ देता है। क्लास में उसकी मुलाकात विदिशा और पायल जैसी लड़कियों से होती है, जो काफी खुले विचारों की है। संतोष को यह देखकर हैरानी होती है कि यहाँ लड़कियां भी सिगरेट पीती है और लड़कों के साथ बिंदास घूमती है। राय साहब के जन्मदिन की पार्टी का किस्सा तो और भी मजेदार है। राय साहब, जो हमेशा सादगी और ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते थे, अपने जन्मदिन पर पायल को देखकर पिघल जाते हैं। वो सज-धज कर तैयार होते हैं और पायल के सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी उम्रदराज या गंभीर होने का नाटक कर ले, प्यार और अटेंशन पाने की चाहत उसमें हमेशा जिंदा रहती है। कहानी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहती। इसमें हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम के छात्रों के दर्द को भी बहुत गहराई से उठाया गया है। एक बार बहस के दौरान भरत, एक अंग्रेजी माध्यम का छात्र, हिंदी माध्यम वालों का मजाक उड़ाता है। तब गुरु, जो हमेशा शांत रहता है, फट पड़ता है। वो बताता है कि कैसे इंटरव्यू में उसे सिर्फ इसलिए कम नंबर दिए गए क्योंकि वो अंग्रेजी में धारा प्रवाह नहीं बोल पाया, जबकि उसका ज्ञान किसी से कम नहीं था। गुरु का वो दर्द कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम होनी चाहिए, योग्यता का पैमाना नहीं, हर हिंदी माध्यम के छात्र की कहानी बयां करता है। ये हिस्सा सिस्टम की उस खामी को उजागर करता है जहां अंग्रेजी को बुद्धिमत्ता का पर्याय मान लिया गया है। समय का पहिया घूमता है और प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स का समय आ जाता है। मुखर्जी नगर का माहौल बदल जाता है। हर तरफ तनाव और गंभीरता दिखती है। संतोष भी जी जान से मेहनत करता है। वो सारे टोटके अपनाता है, दही चीनी खाने से लेकर अंगूठियां पहनने तक। परीक्षा होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो संतोष का सिलेक्शन नहीं होता। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जिस आत्मविश्वास के साथ वो आया था,
वो चकनाचूर हो जाता है। उसे घर से पैसे मांगने में शर्म आती है। उसके पिता विनायक बाबू भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, फिर भी वे बेटे का हौसला नहीं टूटने देते। ये मध्यम वर्गीय परिवार का वह संघर्ष है जहां मां अपने गहने गिरवी रखने को तैयार हो जाती है ताकि बेटा दिल्ली में पढ़ सके। असफलता का दौर सिर्फ संतोष का नहीं, बल्कि राय साहब और गुरु का भी चलता रहता है। राय साहब का ये आखिरी प्रयास, लास्ट अटेम्प्ट था और वे प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। ये पल बहुत भावुक करने वाला है। राय साहब, जो सालों से यहां बाबा बने बैठे थे, अचानक सब कुछ हार जाते हैं। वे शराब के नशे में डूब जाते हैं। उनके सामने अब घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। राय साहब की विदाई का दृश्य दिल तोड़ने वाला है। जो इंसान सालों तक मुखर्जी नगर की पहचान था, वो एक हारे हुए जुआरी की तरह चुपचाप निकल जाता है। जाते जाते वे कहते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, किस्मत भी कोई चीज होती है। ये मुखर्जी नगर का एक कड़वा सच है। यहां उगते सूरज को सलाम होता है और डूबते हुए को कोई नहीं पूछता। दूसरी तरफ विमलेंदु नाम का एक और दोस्त है जो बहुत चुपचाप रहता था। उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो आईएएस बन जाता है। उसके घर में जश्न मनता है। मंत्री जी खुद बधाई देने आते हैं। लेकिन यहां भी एक पेंच है। विमलेंदु अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है। जब वो अपनी पत्नी के साथ गांव आता है तो उसके पिता, जो कल तक बेटे की सफलता पर फूल नहीं समा रहे थे, अब दुखी हो जाते हैं क्योंकि बेटे ने समाज की नाक कटवा दी। ये दिखाता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में सफलता के बाद भी जाति और परंपरा की बेड़ियां कितनी मजबूत है। विमलेंदु को महसूस होता है कि आईएएस बनकर वो दुनिया जीत सकता है, लेकिन अपने बाप की पुरानी सोच को नहीं हरा सकता। गुरु की कहानी भी बहुत त्रासद है। वो एक बहुत ही होनहार छात्र था, लेकिन सिस्टम और किस्मत की मार ने उसे तोड़ दिया। उसकी प्रेमिका मयूराक्षी, जो कभी उसके साथ घंटों बैठकर पढ़ाई और समाज की बातें करती थी, सफल हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। गुरु अपनी असफलता और हीन भावना के कारण उससे दूरी बना लेता है। उसे लगता है कि एक सफल आईएएस और एक फेलियर के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मयूराक्षी की शादी किसी और से हो जाती है और गुरु का एक और सपना टूट जाता है। गुरु का कैरेक्टर हमें बताता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा ज्ञान और संवेदनशीलता भी इंसान के लिए बोझ बन जाती है। संतोष लगातार असफलताओं से टूट जाता है। एक दिन वो अचानक गायब हो जाता है। वो अपना कमरा छोड़ देता है, फोन बंद कर लेता है और किसी को नहीं बताता कि वो कहाँ है। उसके दोस्तों मनोहर और गुरु को लगता है कि शायद वो हार मानकर घर चला गया या डिप्रेशन में कुछ कर बैठा। कई महीने बीत जाते हैं। मुखर्जी नगर अपनी रफ्तार से चलता रहता है। नए लड़के आते हैं, पुराने जाते हैं। फिर एक दिन यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है। मनोहर और गुरु, जो अब अपनी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, अचानक लिस्ट में एक नाम देखते हैं, संतोष कुमार सिन्हा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वे दौड़कर कोचिंग के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां संतोष माला पहने खड़ा है। ये वही डार्क हॉर्स था, वो घोड़ा जिस पर किसी ने दाव नहीं लगाया था, लेकिन जो रेस जीत गया। संतोष ने अपनी असफलता के बाद हार नहीं मानी थी। उसने खुद को दुनिया से काट लिया था। उसने अपनी पुरानी कोचिंग, पुराने तरीके, पुरानी संगत सब छोड़ दिया था। वो चुपचाप गुमनामी के अंधेरे में बैठकर मेहनत करता रहा। उसने शोर मचाना बंद कर दिया था और अपनी ऊर्जा सिर्फ पढ़ाई में लगा दी थी। उसने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया था। जब उसके दोस्त उसे बधाई देते हैं तो गुरु कहता है कि असली डार्क हॉर्स वही है जो बिना शोर मचाए सबकी उम्मीदों के विपरीत जाकर जीत हासिल करे। संतोष की जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सब की जीत लगती है जो बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं। कहानी का अंत एक सुखद लेकिन यथार्थवादी नोट पर होता है। संतोष आईएएस बन जाता है। मनोहर, जो समझ गया था कि आईएएस बनना उसके बस की बात नहीं है, वापस अपने गांव लौट जाता है
और अपने पिता का सीमेंट का बिजनेस संभालता है। वो खुश है, उसकी शादी हो जाती है। राय साहब भी किसी तरह पीसीएस, पीसीज निकाल कर एक अधिकारी बन जाते हैं और शादी कर लेते हैं। गुरु, जो सिस्टम से लड़ते लड़ते थक गया था लेकिन हारा नहीं था, वो एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। कहानी के अंत में 6 साल बाद मनोहर अपने घर में टीवी देख रहा होता है। अचानक उसे स्क्रीन पर गुरु दिखाई देता है, जो एक न्यूज चैनल पर बहस कर रहा है। मनोहर अपनी पत्नी से कहता है, देखो, एक और डार्क हॉर्स। उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ आईएएस बनने पर खत्म नहीं होती। हर इंसान के अंदर एक डार्क हॉर्स होता है। जरूरी नहीं कि सब एक ही रेस में जीते। कोई प्रशासन में सफल होता है, कोई व्यापार में, तो कोई राजनीति में। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी राह चुनें और उस पर दौड़ते रहें। तो दोस्तों, अगर हम डार्क हॉर्स के इस पूरे सफर को समेटें तो इसका असली एसेंस क्या है? ये किताब हमें सिखाती है कि मुखर्जी नगर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी जीना सिखा देता है। यहाँ की फेलियर्स आपको तोड़ती जरूर है, लेकिन अगर आप में जज्बा है तो वे आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। लेखक ने बहुत ही बेबाकी से उस कोचिंग ट्रैप का पर्दाफाश किया है। वो दिखाते हैं कि कैसे ये संस्थान नए स्टूडेंट्स के डर और उनकी उम्मीदों का बिजनेस करते हैं। कोचिंग की उस भारी भीड़ में स्टूडेंट अक्सर अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है और सिर्फ एक रोल नंबर बनकर रह जाता है। साथ ही ये कहानी हिंदी मीडियम के उस दर्द को बहुत ही ईमानदारी से सामने रखती है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि हमारा सिस्टम अंग्रेजी भाषा के प्रति झुका हुआ है, जिसकी वजह से गांव के टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जिनके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं, वो रेस में पीछे रह जाते हैं। संतोष की यात्रा हमें कंपनी, संगत का महत्व भी समझाती है। आपके दोस्त आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। संतोष शुरुआत में भटकता है, दोस्तों की नकल करता है, लेकिन आखिर में उसका आइसोलेशन, एकांतवास ही उसकी सफलता का कारण बनता है। वो समझ जाता है कि भीड़ का हिस्सा बनकर वो कभी अलग नहीं चमक पाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू सक्सेस की नई परिभाषा है। अंत में मनोहर और गुरु का अपने अपने क्षेत्रों में सेटल होना और खुश रहना ये संदेश देता है कि यूपीएससी ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट मेहनत करते हैं तो लाइफ आपको कोई न कोई रास्ता जरूर दे देती है। जरूरी नहीं कि हर कोई कलेक्टर बने, कोई अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है तो कोई अच्छा नेता। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डार्क हॉर्स कोई भी हो सकता है। दूसरों के अनुमान, दुनिया के ताने या आपकी पिछली असफलताओं से आपका भविष्य तय नहीं होता। जो खामोशी से मेहनत करता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है और हार नहीं मानता, वही अंत में बाजी मार ले जाता है। वही असली डार्क हॉर्स है। संतोष की कहानी उन लाखों छात्रों को एक नई होप, उम्मीद देती है जो आज भी किसी छोटे से कमरे में किताबों के ढेर के बीच बैठे अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं। ये उन्हें बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज अंत में निकलता जरूर है। दोस्तों, यहां हमारी डार्क हॉर्स की यात्रा समाप्त होती है। ये कहानी हमें